हेलो, गुड इवनिंग। आप सबों का पुनः एक बार स्वागत है इस ऑनलाइन के माध्यम में। और जैसा कि अभी बोर्ड देख रहा था मैं, तो शायद कुछ बताने के पहले से ही आप लोग का कमेंट आना चालू हो गया। उसमें से अमन कुमार चौरसिया बता रहे थे कि आर.के. नारायण के ऊपर कुछ वो जीके दे रहे थे कि भारत के पहले दलित राष्ट्रपति। तो काफी अच्छा लगता है कि आप लोग का जब क्लास प्रारंभ होने के पहले ही आप इतने एक्टिव है कि बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है उसकी जानकारी आप खुद दे रहे हैं। रुक्मणी जुड़ गई है। प्रियंदु शर्मा गुड इवनिंग। अमन कुमार चौरसिया बता रहे थे, सही है। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, आज पुनः 2 दिनों का इतिहास देखेंगे पहले हम लोग। और 2 दिनों के इतिहास में सबसे पहला विनोद प्रजापति जय हिंद, रमन कुमार जय हिंद। आप सभी ड्यूटी करते हुए पढ़ाई कर रहे हैं। विनोद जी, रमन जी, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान भी रखें, पढ़ाई भी करें, क्योंकि बाहर आप ड्यूटी कर रहे हैं आप लोग। अमन कुमार चौरसिया एक एक्स्ट्रा जानकारी देते हुए कि इंडियन पार्लियामेंट किस अनुच्छेद में है। केशव यादव गुड इवनिंग। तो जैसा कि आपको बोर्ड पे दिखाई पड़ रहा होगा कि आज हम लोग 2 दिनों का इतिहास पुनः देखेंगे। एक 13 मई का और दूसरा 14 मई का आज का देखेंगे। तो क्लास को पहले स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले 13 मई को दिखाई पड़ रहा होगा फखरुद्दीन अली अहमद का नाम। तो फखरुद्दीन अली अहमद और रविशंकर, इन दोनों का कल जन्मदिन था और आर.के. नारायण की कल पुण्यतिथि थी। तो कब इनका जन्म हुआ या कब इनकी मृत्यु हुई वह इंपॉर्टेंट नहीं है। जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है हमारे लिए, उसकी चर्चा थोड़ी सी कर ली जाए। तो फखरुद्दीन अली अहमद के ऊपर यह जानकारी आती है कि यह 1974 से 1977, 1974 से 1977 के बीच यह भारत के राष्ट्रपति रहे। पहली जानकारी। दूसरी जानकारी कि असम से यह पहले वह एकमात्र व्यक्ति हैं जो असम से बिलोंग करते हैं और राष्ट्रपति के पद तक पहुंचे हुए हैं। दूसरी जानकारी। तीसरी जानकारी, जब 25 जून 1975 को, तारीख काफी महत्वपूर्ण है। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकाल लगाया गया था देश में। और कहा जाता है कि इस आपातकाल वाले अध्यादेश के ऊपर फखरुद्दीन अली अहमद ने बिना देखे इसके ऊपर साइन कर दिया था। और इन्हें माना जाता है कि यह बहुत ही गलत फैसला था, फखरुद्दीन के द्वारा लिया गया, क्योंकि इंदिरा गांधी के माने जाते थे काफी करीबी। और यह इंदिरा गांधी जो भी कहा करती थी उनकी बातों को मानते थे। इसलिए इंदिरा गांधी ने जब आपातकाल लगाने वाले पेपर को उनके सामने रखा तो बिना देखे ही इन्होंने उसके ऊपर साइन कर दिया था। तो फखरुद्दीन अली अहमद के ऊपर दूसरी जानकारी। और 1977 याद रखेंगे, 1977 भारत के राजनीतिक इतिहास में काफी महत्वपूर्ण साल है। इसलिए भी है क्योंकि हमारी आजादी का 30 साल पूरा हो रहा होगा। 1947 में भारत आजाद हुआ और इस आजादी का 30 साल पूरा हो रहा है। और 1977 में एक ऐसा सिचुएशन आएगा जब कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों का पद खाली होगा और दोनों पदों पर 2 नए लोग आएंगे। तो 1977 को थोड़ा सा देख ले। तो 1977 के पीछे और आगे ऐसी कुछ कड़ी बना ली जाए थोड़ी सी। तो इस वक्त इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तो पहले राष्ट्रपति लिख लिया जाए। तो फखरुद्दीन अली अहमद और यह इंदिरा गांधी याद रखेंगे। अर्थात 1977 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के पद से हटती है क्योंकि चुनाव हार जाती हैं। और फखरुद्दीन अली अहमद की उसी साल डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, याद रखिए आप। तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों का पद खाली हो जाता है। और 1977 के आम चुनाव में याद रखेंगे, यह 5वीं लोकसभा, 6ठी लोकसभा का चुनाव हुआ था। तो 6ठी लोकसभा में यहां पर मोरारजी देसाई साहब, आजादी के 30 सालों के बाद याद रखेंगे, 30 सालों के बाद पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार मोरारजी देसाई की नेतृत्व में बनाई गई थी। और इसी साल 77 में जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था तो राष्ट्रपति के चुनाव में याद रखेंगे नीलम संजीव रेड्डी,
निर्विरोध राष्ट्रपति बने थे। तो 1947 को कुछ ऐसे याद रखा जाए कि 1977 को कि आजादी का 30वां साल यह है और 30वें साल में चुनाव होता है। इंदिरा गांधी चुनाव हार जाती हैं और मोरारजी देसाई की जनता पार्टी वाली गैर कांग्रेसी सरकार पहली बार केंद्र में आती है। फखरुद्दीन अली अहमद जो देश के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है, यह इनकी मृत्यु के बाद एक चुनाव कराया जाता है जिसमें निर्विरोध नीलम संजीव रेड्डी देश के राष्ट्रपति बनते हैं। तो इस तरह से फखरुद्दीन अली अहमद के ऊपर की जानकारी। दूसरा, श्री श्री रविशंकर के ऊपर केवल एक ही जानकारी याद रखना है कि आर्ट ऑफ लिविंग के यह संस्थापक है। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक कौन है, तो इनके ऊपर केवल एक ही जानकारी याद रखें, श्री श्री रविशंकर। कल इनका भी जन्मदिन था। अब आर के नारायण एक भारतीय लेखक जो अंग्रेजी में प्राय लिखा करते थे। इनकी 3 प्रमुख पुस्तकें हैं जिनके ऊपर प्राय परीक्षाओं में सवाल पूछा जाता है, जिनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है द गाइड। दूसरी पुस्तक है मालगुडी डेज और तीसरी पुस्तक है स्वामी एंड फ्रेंड्स। स्वामी एंड फ्रेंड्स। मालगुडी एक कर्नाटका में या दक्षिण भारत में एक जगह है जहां पर इन्होंने अपना जीवन बिताया था, तो उसी को लेकर कहानी लिखी है। तो मालगुडी डेज पुस्तक हो गई। एक स्वामी एंड फ्रेंड्स, स्वामी नाम का एक लड़का होता है, तो उस लड़के और उसके दोस्तों की कहानी है स्वामी एंड फ्रेंड्स, और एक किताब है द गाइड। तो इन तीनों ही पुस्तकों के लेखक है आर के नारायण। अब यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल भी ना होइए, एक नाम होता है के आर नारायणन का। यह भारत के पहले, के आर नारायणन पर याद रखेंगे कि यह भारत के पहले राष्ट्रपति, दलित राष्ट्रपति ये थे, जो कि अमन कुमार चौरसिया बता रहे थे सबसे पहले। तो थोड़ा सुधार करें चौरसिया जी आप, कि वो आर के नारायण जो है वो अंग्रेजी लेखक है और के आर नारायण भारत के पहले दलित राष्ट्रपति हैं, जो 1997 से 2002 तक राष्ट्रपति रहेंगे। और पोखरण परीक्षण याद होगा, तो पोखरण परीक्षण के समय 1998 में राष्ट्रपति के आर नारायण थे। यदि कभी कंफ्यूजन हो जाए कि आर के नारायण और के आर नारायण में क्या अंतर है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को देखा जाए तो एबीसीडी जब पढ़ा जाता है तो पहले के आता है और फिर आर आता है। तो जो देश के राष्ट्रपति हैं उनका नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होगा और रेस्ट जो बचेगा वो लेखक हो जाएंगे। आगे भारतीय संसद के ऊपर बात करेंगे हम थोड़ी देर में। भी इक्वेडोर, चूंकि 1830 में कल के दिन 13 मई को ही इक्वेडोर गणतंत्र हुआ था, इसलिए इसे शामिल किया गया। बट इसके ऊपर जानकारी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो होगा इसकी राजधानी को लेकर। 2 जीके इसके ऊपर निकलता है। एक तो कि किस देश का नाम विषुवत रेखा के नाम पर पड़ा हुआ है, तो विषुवत रेखा को इंग्लिश में इक्वेटर कहा जाता है, और उसी इक्वेटर पर चूंकि यह देश स्थित है इसलिए इसका नाम इक्वाडोर पड़ा। दूसरी जानकारी इसकी राजधानी को लेकर के, अर्थात यहां से 2 जीके निकलता है। एक इसका नाम क्यों पड़ा और दूसरा इसकी राजधानी। तो नाम तो विषुवत रेखा पर स्थित होने के कारण, और राजधानी की बात की जाए तो राजधानी बिल्कुल याद रखें आप लोग, इसकी राजधानी क्वीटो। और यहीं पर बच्चे कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं। एक जगह होता है क्योटो, तो क्योटो और क्वीटो ये 2 अलग अलग जगह है। यह जापान का एक शहर है क्योटो, जहां पर 1997 में एक पर्यावरण को बचाने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। तो ये क्योटो है और इक्वेडोर की राजधानी क्वीटो है। तो यहां से एक जीके और निकल जाता है कि वह कौन सी राजधानी है जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। तो यदि यह सवाल पूछे कभी कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी, तो यहां पर एक जीके याद रखिए आप लोग, बोलीविया एक देश है, बोलीविया, और इसी बोलीविया की राजधानी है ला पाज।
तो विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी पूछेगा तो एक नंबर पर लापाज है और दूसरे नंबर पर पूछे तो आपका एक क्वीटो होता है। तो इतनी जानकारी 13 मई के इतिहास के सहारे हमारी हुई। अब 14 मई को देखा जाए तो मार्क जुकरबर्ग 1984 में आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था और इनको शामिल करने का मुख्य मकसद यही है कि हम लोग आज जिस भी संचार के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जिसे कि एफबी के नाम से जाना जाता है, तो फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग को मुख्य तौर पर माना जाता है। तो केवल एक ही जानकारी है कि फेसबुक का संस्थापक कौन, तो मार्क जुकरबर्ग। उनके कुछ और भी साथियों ने मिलकर किया था, किंतु परीक्षा में प्राय इन्हीं के ऊपर सवाल पूछता है। तो फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग और स्थापना कब की थी, तो 2004 याद रखिए। बस इतनी सी जानकारी मार्क जुकरबर्ग के ऊपर रही। तो आज इतने इतिहास के सारे हम लोगों ने अब तक कुछ सवाल सीखा। अब भारतीय संसद को छोड़ दिया गया और इसके ऊपर थोड़ी सी विस्तृत जानकारी हमें लेनी होगी, क्योंकि कल के दिन ही भारतीय संसद का पहला सत्र प्रारंभ हुआ था। तो आपसे एक सवाल तब तक पूछा जाए ताकि आप भी जहां हो तरोताजा हो जाए, एक जवाब दे। आपसे जवाब यही रहेगा, थोड़ा सा टफ सवाल पूछा जा रहा है आपसे कि इंदिरा गांधी आपातकाल लगाई थी 1975 में। तो एक आसान सवाल और एक हार्ड सवाल आपके लिए। आसान सवाल यह है कि 25 जून के 13 दिन पहले 12 जून 1975 को किसी हाई कोर्ट के द्वारा इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द कर दिया गया था। तो किस हाई कोर्ट के द्वारा इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द किया गया, आपको यह बताना है। कुछ जानकारी आप लोगों से आते हुए चलिए। विनोद जी भी, अमन कुमार का ठीक है, केशव जी, दलाई लामा, फालतू दिन प्रेसिडेंट ड्यूरिंग लॉकडाउन, असहयोग आंदोलन के समय गिरफ्तार होने वाले। ठीक ठीक। हाँ, पिछली क्लास में एक सवाल पूछा गया था कि असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली पहली महिला का नाम, और वो नाम बिल्कुल सही है रुक्मिणी का, बसंती देवी था। क्या किसी को पता है कि बसंती देवी कौन थी? यदि पता हो तो बताइए आप लोग। श्री श्री रविशंकर, ठीक है। एम राजवीर, गुड इवनिंग। बल्लू पासवान, गुड इवनिंग। मिथिलेश चौबे, थैंक यू आपका। बल्लू पासवान, ठीक से नहीं दिख रहा है। अच्छा, ये परेशानी है। अभी कैसा दिख रहा है आप लोग कमेंट करके बताएं। अभी पांडे, अमन कुमार चौरसिया, क्वीटो सही है। प्रिया इंदु शर्मा, चमक रहा है। अच्छा, सुधार किया जा रहा है, बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। चंद्रशेखर जी, क्या आप अभी प्रॉब्लम है बताएंगे आप लोग, शायद अब कुछ ठीक हुआ है। अभी पांडे का कुछ जवाब आते हुए, विनोद प्रजापति का भी जवाब आ रहा है। राजकुमार, ठीक है, अब साफ दिखेगा। अमन जायसवाल, सोनी कुमारी, कृष्णनंद यादव, गुड इवनिंग। विनोद प्रजापति जी एक जानकारी ऐड करते हुए कि इलाहाबाद को अब प्रयागराज कहा जाता है, धन्यवाद आपका। रुक्मिणी बिल्कुल सही है। असहयोग आंदोलन के दौरान जो गिरफ्तार हुई थी बसंती देवी, वो सी.आर. दास की पत्नी थी और सी.आर. दास सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे। सालू सैंकी का भी सही आ रहा है। अमन कुमार चौरसिया, अब ठीक है। चलिए, इंदु शर्मा का भी आ रहा है कि अब सही हो गया। अभी जी बोल रहे हैं कि साफ नहीं आ रहा, अब साफ आना चाहिए। श्रवण कुमार, गुड इवनिंग। 33 लोग अब तक जुड़ चुके हैं, तो पहले तो अब साफ आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप लोग एक बार यस लिख कर बता दें। क्योंकि आज गर्मी भी यहाँ बहुत ज्यादा है। कुछ ठीक हुआ, राजवीर जी बोल रहे हैं कि कुछ ठीक हुआ। चंद्रशेखर जी बोल रहे हैं कि ठीक है। चलिए, विनोद जी का भी आ गया। चलिए, तब आप 34 लोग अब तक जुड़ चुके हैं, तो आप लोगों से एक अधिकार तो मेरा बनता है कि 34 लोग एटलीस्ट एक एक शेयर जरूर करें। इतना तो आपसे
अधिकार बनता है मेरा कि एक एक शेयर आपका जरूर मिलना चाहिए हमें। 35 लोग हैं तो कम से कम 35 शेयर जरूर मिलना चाहिए। चलते हैं आगे। यू आनंद करें पूरा तो नहीं बट चलेगा, ठीक है, जो चलाना ही है। लॉकडाउन है और लॉकडाउन में तो किसी तरह से चलाना ही है हमें। चलते हैं आगे हम लोग। तो थोड़ी सी जानकारी भारतीय संसद के ऊपर हम लोग कर लेते हैं। कल 13 मई था और 13 मई का दिन जो याद रखेंगे, भारत के राजनीतिक इतिहास में 13 मई काफी मायने रखता है। किन किन कारणों से, तो थोड़ा नजर दौड़ा लें। तो 13 मई को एक तो याद रखना है लोकसभा, और दूसरी तरफ याद रखना है राज्यसभा, और तीसरी तरफ याद रखना है राष्ट्रपति। और इन्हीं तीनों को मिला दिया जाता है तो इन तीनों को ही सम्मिलित रूप से कहा जाता है, सबको पता होगा ही, संसद। तो इसी को एक डायग्राम के थ्रू देखा जाए तो एक त्रिभुज जैसे बना लिया जाए तो कुछ ऐसा डायग्राम आता है कि नीचे होता है लोकसभा, ऊपर राज्यसभा, और राष्ट्रपति को चूंकि इंग्लिश में प्रेज कहा जाता है तो ये हो गया प्रेज हमारा। तो ये संसद है। अब यहाँ 13 मई इन तीनों से कैसे संबंधित है ये देखना है, क्योंकि संसद की जानकारी हम लोग आगे के चैप्टर्स में, आगे के क्लास में देखेंगे। तो लोकसभा के ऊपर यह पॉइंट बनता है कि 13 मई के दिन लोकसभा की पहली बैठक हुई थी, क्योंकि अप्रैल में चुनाव हो चुका था। अब चुनाव से भी एक सवाल याद आया कि भारत में सबसे पहला चुनाव 1951-52 में हुआ था। तो यहां से 51 में जो चुनाव कराया गया था तो एक ऐसा व्यक्ति था जिसने पहला मत डाला था, जिसका नाम था श्याम शरण नेगी। भारत का पहला मतदाता है श्याम शरण नेगी। तो अप्रैल में जब लोकसभा गठित हो गई थी तो उसकी पहली बैठक याद रखेंगे 13 मई 1952, साल होगा 1952 का, कि 13 मई 1952 को पहली लोकसभा की बैठक भी हुई थी। 13 मई 1952 को राज्यसभा की भी पहली बैठक हुई थी। और 13 मई 1952 में याद रखेंगे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहली बार निर्वाचित राष्ट्रपति के तौर पर पदभार संभाला था। वैसे तो 50 में ही राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बन गए थे, किंतु 1950 में 26 जनवरी को संविधान सभा के द्वारा मनोनीत किए जाने के बाद इन्होंने पदभार संभाला था। तो यदि निर्वाचित तौर पर कहा जाए तो 13 मई 1952 को ही इन्होंने पहली बार निर्वाचित तौर पर पदभार संभाला था। और जब से संभाला तब से 2-3 कार्यकाल तक जो भी राष्ट्रपति हुए वो 13 मई को ही पदभार संभाला करते थे। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि 13 मई 52 से 13 मई 1962 तक निर्वाचित राष्ट्रपति के तौर पर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल रहा था। अब जब 62 में जब चेंज होगा तो आपको याद होगा कि 62 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति बनेंगे। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी पूछे कि कब राष्ट्रपति बने तो उनका भी आंसर क्या आएगा, 13 मई 1962। और यहाँ एक जानकारी और ऐड हो जाएगी कि 13 मई 1952 को ही पहले उपराष्ट्रपति के तौर पर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने पदभार संभाला था। तो राष्ट्रपति भी संभाला, उपराष्ट्रपति ने भी संभाला, लोकसभा और राज्यसभा की पहली बैठक भी हुई। अब राधाकृष्णन 62 से 67 रहे होंगे, 1967। तो 67 में पुनः जो भी राष्ट्रपति बना होगा वो 13 मई को ही शपथ लिया होगा। तो 67 में आपको याद होगा तो देश को पहली बार एक मुस्लिम राष्ट्रपति मिला था जिसका नाम था जाकिर हुसैन। और जाकिर हुसैन एक वक्त में भागलपुर विश्वविद्यालय के ये वीसी भी रहे हुए हैं, याद रखें आप। तो जाकिर हुसैन साहब 1967 में देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति के तौर पर पदभार संभालते हैं 13 मई को ही। और 67 से 2 साल बाद 1969 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इस तरह से कार्यकाल के दौरान मरने वाले देश के पहले राष्ट्रपति के तौर पर इनके ऊपर जीके बन जाता है। और जब ये मरे थे तो डेट था 3 मई का।
अर्थात यह 13 मई का जो ब्रेक डाउन था यह 1969 में यह टूट गया। और यहां से फिर डेट चेंज आपको मिलेगा। तो आप याद रख लेंगे कि 52 में या 57 या 62 या 67 या 69 का जो भी राष्ट्रपति बना होगा वह 13 मई को ही पदभार संभाला था। और 1977 से, क्योंकि अभी जस्ट कुछ देर पहले हम लोग नीलम संजीव रेड्डी को देख रहे थे, तो 1977 के बाद से जो भी राष्ट्रपति बनता है वह 25 जुलाई को ही शपथ लेता है। तो 1977 के बाद से 25 जुलाई और 69 के पहले तक याद रखेंगे 67 तक 13 मई रहा। तो बस 67 से इस 10 साल के बीच में जो डेट चेंज होकर उसी को याद रखना होगा। तो इसे कई मौका मिलेगा तो इसको देख लिया जाएगा। तो इस तरह से 13 मई हमारे भारत के संसदीय इतिहास के लिए महत्वपूर्ण रहा था। आगे चलते हैं। एक बार कमेंट करके बताएंगे आप लोग क्या साफ साफ दिखाई पड़ रहा है ना? चलिए, सब तो सही बोल रहे हैं आप लोग। दलाई लामा, ठीक है। अच्छा, एक सवाल पूछ लिया गया वही कि इंदिरा गांधी के चुनाव को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द किया था। ये तो सवाल बिल्कुल सही हो गया। अब एक थोड़ा हार्ड सवाल आप लोगों के लिए है। सोनम सिन्हा गुड इवनिंग, रघुनंदन श्वेतम भी जुड़ चुके हैं, ज्ञान कुमार गोस्वामी भी आ चुके हैं, राजकिशोर भी आ गए हैं, राजवीर जी भी बता रहा सही है। चलिए, अब साफ साफ दिखाई पड़ रहा होगा। तो एक और सवाल आपके लिए, आज का दूसरा नाश्ता मिल जाए आपको। तो आज का जो अगला सवाल आपके लिए है 1971 को लेकर कि 1971 में जो चुनाव हुआ था, तो इस चुनाव में यह आरोप लगाया गया कि इंदिरा गांधी गलत तरीके से चुनाव जीती हैं। और इसी आरोप को लेकर 75 में जब फैसला आया था इलाहाबाद हाई कोर्ट का, तो इनके इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द कर दिया गया। तो आपको बताना इतना ही है कि 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी के खिलाफ कौन चुनाव हार गया, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस किया और वो केस आगे जाकर जीत गया। और इसी इलाहाबाद हाई कोर्ट का परिणाम था कि इंदिरा गांधी के द्वारा ना चाहते हुए भी संजय गांधी के दबाव पर देश में आपातकाल लगाना पड़ गया और फखरुद्दीन अली अहमद को उसके ऊपर साइन करना पड़ गया। तो आपको 71 में उस व्यक्ति का नाम बताना है। थोड़ा सा हार्ड है, बट उम्मीद है कि आप जवाब जरूर देंगे आप लोग। अब टॉपिक के ऊपर चला जाए। मुकेश कुमार भी कर रहे हैं, रुक्मिनी भी कर रही है, सोनी कुमारी भी कर रही है कि साफ साफ दिख रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। साक्षी चौहान भी कर रही है कि सही से दिख रहा है, अनुश्री पांडे। चलिए, तो अब आगे बढ़ा जाए। तो आज का जो टॉपिक स्टार्ट करने के पहले एक सवाल जो छोड़ा गया आपके लिए, उसका जवाब तब तक आप लोग ढूंढ लें। आगे, अभी तक पिछली कक्षा में 1919 के बाद से देखा गया कि 1919 में किस तरह से एक काला कानून के तौर पर रॉलेट एक्ट लाया गया मार्च महीने में। इस रॉलेट एक्ट के जरिए 1919 में ही पंजाब के दो नेताओं सत्यपाल और किचलू को अरेस्ट किया गया। उस गिरफ्तारी के खिलाफ आंदोलन निकला, एक जुलूस निकला और 1919 में ही 13 अप्रैल के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड के तौर पर सामने आता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के पश्चात गांधी जी और टैगोर के द्वारा जो अवार्ड वापसी या उपाधि की वापसी होती है, और टैगोर साहब अपना नाइटहुड या सर की उपाधि लौटाते हैं और गांधी जी के द्वारा कैसर हिंद की उपाधि लौटा दी जाती है। और 1919 के पहले बताया गया था कि 1914 और 18 का जो दौर था यह प्रथम विश्व युद्ध का दौर था। और इस प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हिंदू और मुस्लिम दोनों से, अमन पूछ रहे हैं कि सर कम्युनिस्ट का मतलब क्या होता है। सोनी मुरारजी देसाई, सागर कुमार भी जुड़ रहे हैं। तो चलिए आगे क्लास को बढ़ाया जाए। तो 1914-18 में प्रथम विश्व युद्ध होता है और अंग्रेजों के द्वारा हिंदुओं और मुस्लिमों दोनों से वादा किया गया और दोनों को प्रथम विश्व युद्ध के बाद धोखा दिया गया। ओटोमन साम्राज्य या तुर्की के मामले में मुस्लिमों को धोखा दिया गया और हिंदुओं को
जलियांवाला बाग हत्याकांड के परिणाम स्वरूप गांधी जी को धोखा दिया गया। और इस तरह से देखा कि 1919 में ही अली बंधुओं के द्वारा 1919-20 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होती है और 1920 में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है और 1922 में असहयोग आंदोलन चौरी चौरा घटना के चलते बंद करना पड़ता है। तो आज का क्लास यही 1922 के बाद से हम लोग आगे चलेंगे। तब तक कुछ जवाब आप लोग का आया हो? सालू सैंकी का कुछ जवाब आ रहा है? चलिए, जितने भी लोग जुड़े हैं यदि संभव हो तो एक एक शेयर जरूर करें आप लोग। चलते हैं अब 1922 के बाद से क्या परिणाम होगा उसको देखा जाए। तो 1922 में 2 तारीख काफी महत्वपूर्ण था। एक तरफ 5 फरवरी और दूसरी तरफ था 12 फरवरी। 5 फरवरी को चौरी चौरा कांड होता है और 12 फरवरी को इस चौरी चौरा कांड के चलते गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया जाता है। अब यहां से याद रखें कि 12 फरवरी को 1922 को गांधी जी से बंद करते हैं और अगले ही महीने याद रखें 1922 में ही डेट होगा फरवरी या मार्च में 10 मार्च डेट भी याद रखें तो ठीक है, क्योंकि इतिहास जब पढ़ाया जाएगा तो उसमें थोड़ा डीप जाएंगे। फिलहाल केवल बैकग्राउंड तैयार किया जा रहा है हमारे द्वारा भी। तो 10 मार्च 1922 को याद रखिए आप। एक डेट और आता है अपने सामने। 5 फरवरी को कौन सी घटना? चौरी चौरा घटना। और इसके 7 दिन बाद असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया। अब इस फरवरी के जस्ट अगले महीने मार्च में 10 मार्च 1922 को यहां याद रखें गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। और जब चौरी चौरा कांड के चलते असहयोग आंदोलन को गांधी जी के द्वारा बंद किया गया, तो यहां से याद रखना है कि 1907 में जो दिन हुआ था कांग्रेस का, वही दौर पुनः 15 साल के बाद देखने को मिला था। इस चौरी चौरा कांड के चलते असहयोग आंदोलन को बंद करने के पश्चात कांग्रेस यहां 2 भागों में फिर से विचारधाराओं को लेकर के बट जाती है 1922 में। अब एक पक्ष ऐसा होता है कि जो चाह रहा था कि असहयोग आंदोलन को बंद नहीं करना चाहिए, और दूसरा पक्ष चाह रहा था कि नहीं, इस आंदोलन को बंद करने का सही वक्त था, क्योंकि 2 साल गुजर चुका था और कोई भी आंदोलन बहुत लंबा चलाने से उसकी ऊर्जा कम हो जाती है। रुक्मिणी कुमारी, आदिया खान, विनोद प्रजापति, ठीक है विनोद जी आपका। तो गांधी जी को ऐसा लगा कि चूंकि यह आंदोलन 2 सालों तक चला है, तो यह आंदोलन ऐसे भी कुछ दिनों के बाद शिथिल पड़ जाएगा, तो उससे अच्छा है कि एक बहाना हमें मिल गया कि हम इस कांड के चलते इस आंदोलन को बंद कर दें। तो यहां से विचारधाराओं के आधार पर कांग्रेस 2 भागों में बट गई, एक इसी आंदोलन को बंद करने के पक्ष को लेकर और एक इसे चालू रखने को लेकर। 1922 में ही जो पढ़ा गया था, इस 22 में ही दिसंबर के महीने में याद रखना है, सबसे पहले क्या हुआ? 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड। 7 दिन के बाद आंदोलन को बंद किया गया। अगले महीने 10 मार्च को गांधी गिरफ्तार होते हैं और 22 में ही दिसंबर के महीने में पढ़ा गया था गया में अधिवेशन होता है और इस अधिवेशन की अध्यक्षता CR दास के द्वारा की जाती है। और यहां से 2 जीके निकला था कि बिहार में केवल 2 ही अधिवेशन हुआ है, एक 1912 पटना के बांकीपुर में और दूसरा 1922 में गया में, और इसकी अध्यक्षता CR दास के द्वारा की जा रही है। अब इस बैठक में CR दास का प्रयास यह रहता है कि अब यहां से एक नया मामला यह आ गया कि जो 2 भागों में कांग्रेस बट गई थी, तो CR दास का यह कहना था कि हमें जो असेंबली का चुनाव होता है उस चुनाव में हमें भाग लेना चाहिए। और यहां से एक नया इश्यू निकलता है असेंबली इलेक्शन। कि
क्या असेंबली के इलेक्शन में हमें भाग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और यहां से पुनः कांग्रेस दो भागों में बढ़ जाती है, एक होता है यस और एक का कहना है नो। तो इसको कहा जाता है कि एक परिवर्तन चाह रहे थे और एक परिवर्तन नहीं चाह रहे थे। जो परिवर्तन चाह रहे थे उसमें से सुभाष चंद्र बोस का नाम, सी.आर. दास का नाम आता है, और जो परिवर्तन नहीं चाह रहे थे उसमें से राजगोपालाचारी का नाम प्रमुख था। तो पुनः इस चुनाव को लेकर के कांग्रेस दो भागों में बंट गई, और जब सी.आर. दास की बातों को नहीं सुना गया इस अधिवेशन में, और दिसंबर 1922 से याद रखिए, तो जब इनकी बातों को नहीं सुना गया तो जस्ट अगले ही साल दिसंबर के बाद आपका जनवरी आता है, तो जनवरी में ही 1 जनवरी 1923 आता है। तो इस बैठक के बाद सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू कांग्रेस से अलग हो जाते हैं, और कांग्रेस से अलग होकर एक नई पार्टी बनाते हैं, इसका नाम क्या होता है, स्वराज पार्टी। लेकिन यहां एक चीज ध्यान रखना है कि यह भी दिखाना चाहते हैं कि कांग्रेस अभी भी दो भागों में नहीं बटी है। विनोद जी ठीक है, साक्षी चौहान का भी कुछ जवाब आ रहा है, प्रिया इंदु शर्मा का भी कुछ जवाब आते हुए, अपने पद से इस्तीफा दे दिया, बिल्कुल सही है आपका। चलते, तो स्वराज पार्टी 1 जनवरी 1923 को बना ली जाती है। मुद्दा क्या था, इसी असेंबली इलेक्शन को लेकर के कि नहीं हमें भाग लेना चाहिए, हमें परिवर्तन चाहिए, और सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू हट जाते हैं, कांग्रेस से अलग हो जाते हैं। लेकिन केवल वह यह दिखाना चाहते हैं कि अभी भी कांग्रेस एक है, केवल विचारधारा हमारी अलग है, और जो नई पार्टी बनाते हैं इसका नाम रखते हैं कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। इसका जो मूल नाम था वह था कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, अर्थात हम कांग्रेस के विचारधारा से अलग होकर एक नई पार्टी बना रहे हैं 1923 में। और जब 23 में पार्टी बना दी जाती है तो यहां से याद रखना है कि फिर इसके एक अध्यक्ष होंगे और एक इसके सचिव होंगे। तो अध्यक्ष सी.आर. दास को ही बनाया जाता है और सचिव के पद पर मोतीलाल नेहरू को बैठा दिया जाता है। और इस स्वराज पार्टी का एक ही हथियार था, वो था अड़ंगा नीति। अड़ंगा नीति का मतलब यह होता था कि हम असेंबली, चूंकि 23 में ही नवंबर महीने में असेंबली का चुनाव होना है, तो ये स्वराज पार्टी चाह रही थी कि हम असेंबली के चुनाव में भाग ले और चुनाव जीतकर असेंबली पहुंचे, और वहां कांग्रेस यदि भारतीयों के खिलाफ कोई भी कानून बनाए तो हम उसमें उसका विरोध करें, और इसी विरोध को नाम दिया गया था अड़ंगा नीति। यह बात है 1 जनवरी 1900 कांग्रेस। और चूंकि अब यहाँ याद रखना कि गांधी अभी गिरफ्तार हो चुके हैं, और यह गिरफ्तारी याद रखना है 6 वर्ष के लिए है, क्योंकि इतिहास में घटनाएं ऐसी है कि उन सारी घटनाओं को कनेक्ट करके पढ़ा जाएगा तो ही एक पृष्ठभूमि तैयार हो पाएगी, और यदि घटनाओं को अलग अलग करके देखा जाएगा तो फिर वो टूटा हुआ हमारा इतिहास मिलेगा, और उसे कनेक्ट कर पाना काफी कठिन होगा। तो यहाँ पे याद रखना है कि गांधी को 22 में जो अरेस्ट किया गया 6 सालों के लिए, इसका मतलब यह होता है कि 1928 तक गांधी को दिखना नहीं चाहिए था, लेकिन कुछ परिवर्तन ऐसा आएगा जो फिर उसके पहले ही दिखाई पड़ जाएंगे। अब 1923 में ही एक और घटना घटित होगी, तो 1923 को यहां याद रखिए। 1923 में एक तरफ आप देख रहे हैं कि 1 जनवरी को स्वराज पार्टी बनती है, और यहीं पर सितंबर महीने में याद रखिए आप, सितंबर के महीना में कांग्रेस की एक बैठक बुलाई जाती है, और कांग्रेस की इस बैठक में, क्योंकि यह विशेष बैठक बुलाई गई दिल्ली में, और यदि आप में से किसी को पता हो तो बताइए, इस दिल्ली में जो विशेष अधिवेशन 23 वाली बुलाई गई थी, इसके अध्यक्ष का नाम पता हो किसी को तो बताइए आप। तो दिल्ली में एक विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है, और इस अधिवेशन में यह फैसला लिया जाता है कि जिस मुद्दे को लेकर, असेंबली के चुनाव को लेकर स्वराज पार्टी बनाई गई है, हम एकजुटता दिखाते हुए, और इसी सितंबर के बाद याद रखना है कि नवंबर में चुनाव होना है। कब? 1923 में। तो 3 महीना यहाँ पर 23 में हमारे सामने आता है। एक तो जनवरी का महीना स्वराज पार्टी के गठन को लेकर, दूसरा सितंबर में दिल्ली में स्पेशल सेशन होता है कांग्रेस का,
और इस सेशन में यह फैसला लिया जाता है कि ठीक है, हम नवंबर 1923 में जो चुनाव होने वाला है असेंबली का, उसमें भाग लिया जाएगा। और इस चुनाव में जब भाग लिया जाता है तो स्वराज पार्टी बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करती है और एक साल के अंदर यह पार्टी काफी पॉपुलर हो जाती है इंडिया में। तो ये 23 और 23 नवंबर 1923 का मामला था। अब आते हैं 24 में। तो 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था और चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। तो इसी से ठीक 2 साल आगे जाना है। तो 5 फरवरी 1922 और ठीक 2 साल आगे चलते हैं तो क्या आएगा हमारे सामने? 5 फरवरी आएगा और साल होता है 1924 का। ये याद रखने का एक कॉन्सेप्ट होगा कि जब हम लिंक करते हैं घटनाओं को तो याद रखना थोड़ा आसान हो जाता है। वो फिर से कुछ नहीं दिख रहा है, आज पता नहीं क्या समस्या है। ठीक है, नेहरू जी महासचिव तो सही है। प्रियंदु शर्मा का तो नहीं दिख रहा सर, वीडियो क्लियर नहीं आ रहा। नीरज जी बोल रहे हैं। राजवीर जी बोल रहे हैं एनी बेसेंट। एनी बेसेंट किस चीज का जवाब है? वीडियो साफ आ रहा तो बताइए आप लोग। क्लियर नहीं है, साफ आ रहा है? एक बार यस लिखे ताकि कहानी को आगे बढ़ाया जाए। आज गर्मी भी बहुत ज्यादा है और पता नहीं नेटवर्क भी क्या समस्या है कि आपको साफ साफ दिखाई नहीं दे रही है। अब ठीक है, चलिए तब आगे बढ़ते हैं। ठीक, प्रवीण भी बोल रहा ठीक है, आगे चलते हैं। तो याद कैसे रखना, फिर से एक बार देखिए। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना, 7 दिन बाद असहयोग आंदोलन को वापस लेना और फरवरी में जो आंदोलन को वापस लिया गया, इसके अगले ही महीने मार्च में गांधी जी को गिरफ्तार किया गया 6 सालों के लिए। अब आगे चलते हैं। इसी 22 में दिसंबर में गया में बैठक होती है। CR दास उसके अध्यक्ष होते हैं। असेंबली इलेक्शन को लेकर मतभेद होता है और एक तो ये ऐसे भी असहयोग आंदोलन को बंद करने को लेकर के भी ये नाराज थे। तो इस गया अधिवेशन में कांग्रेस के 2 प्रमुख नेता CR दास और याद रखना मोतीलाल नेहरू कांग्रेस से अलग होते हैं दिसंबर 22 में। और ठीक अगले ही महीने 1 जनवरी 23 को एक नई पार्टी बनाते हैं, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। इसके अध्यक्ष CR दास को बनाया जाता है और उपाध्यक्ष सचिव मोतीलाल नेहरू को बनाया जाता है। यहां तक बात क्लियर है। अब आते हैं 23 के जनवरी महीने में पार्टी बनती है और 23 के सितंबर में दिल्ली में एक विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है और इसके अध्यक्ष पूछा गया आप लोगों से। इस अधिवेशन में असेंबली के चुनाव को लेकर बात साफ हो जाती है। नवंबर 1923 में चुनाव होता है और स्वराज पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी के तौर पर उभरती है और काफी भारत में पॉपुलर हो जाती है। यहां तक 23 का मामला हुआ। अब 1924 में इंटर करते हैं। तो 24 में जैसे ही इंटर करते हैं तो 5 फरवरी जिस दिन चौरी चौरा घटना हुआ था उसके ठीक 2 साल बाद 5 फरवरी 1924 को गांधी जी को याद रखना फिर रिहा कर दिया जाता है। अर्थात यह कहा जा सकता है कि 22/6/28 तक इनको जेल में रहना था, लेकिन 24 में केवल 2 साल के बाद ही इनको रिहा कर दिया जाता है। इसके पीछे कारण बताया जाता है कि इनको एक गंभीर बीमारी हो गई थी जिसे एपेंडिसाइटिस कहा जाता है। अपेंडिक्स की बीमारी थी गांधी जी को और जनवरी 1924 में ही उसका ऑपरेशन हुआ था। तो अंग्रेजों को लगा कि गांधी को गिरफ्तार करके रखना हमारे लिए शायद घातक साबित हो सकता है, इसलिए अगले ही महीने 5 फरवरी को गांधी को रिहा करते हैं। अब गांधी जब रिहा होते हैं 24 में, तो फिर इसी साल याद रखना है कि लास्ट में दिसंबर में, साल याद रखना है 24 ही है, तो 24 के फरवरी में रिहा होते हैं और 24 के दिसंबर में याद रखना कि गांधी एक कांग्रेस का सेशन होता है बेलगांव में
और यह बेलगांव पड़ता है कर्नाटका में। और इस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा की जाती है। इस बेलगांव अधिवेशन में गांधी को यह प्रतीत होता है कि चूंकि असहयोग आंदोलन को बंद करके काफी गलती हुई है हमसे, और जिसके बाद कांग्रेस दो भागों में बंट गई है, तो कांग्रेस को फिर से इकट्ठा करने का यह वक्त है। और इस वक्त 24 में इनके प्रयास से जो मतभेद उत्पन्न हुआ था उसे थोड़ा कम किया जाता है। तो 24 के बेलगांव अधिवेशन में कांग्रेस के जो दो गुट पुनः गरम और नरम दल के रूप में बंट चुका था वह पुनः नजदीक आते हैं। यहां तक दिसंबर 24 की बात हो गई। अब आगे जब बढ़ा जाता है तो साल फिर आता है 1925 का। एक चीज यहां पे याद रखना है कि चौरी चौरा कांड के बाद से लगभग अगले 5 साल तक, कहा जा सकता है या अगले 6 साल तक, भारत का इतिहास काफी सुस्त पड़ गया था। जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी उसकी रफ्तार थोड़ी कम हो गई थी। और इसको रफ्तार देने का जो काम होता है वह याद रखना है, वह 1927 और 1928 के बाद से आता है। तो यहां से पुनः फिर आगे बढ़ेंगे। इसके पहले की कुछ घटनाएं जो जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसे देख लिया जाए। तो 24 में एक घटना और आप यहां याद रख लीजिएगा कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी HRA की स्थापना भी 24 में किया गया था। एक जीके ऐसे केवल याद रख लीजिए, जब इतिहास स्टार्ट होगा तो इसकी डिटेल चर्चा करेंगे हम लोग आगे। 1925 में एक चीज और याद रखना है, काकोरी षड्यंत्र को लेकर के, या काकोरी लूट कांड आप याद रख सकते हैं। तो 25 में काकोरी लूट कांड हुआ था। यहां से एक सवाल बनता है कि काकोरी लूट कांड किस तारीख को हुआ था, और यह बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है कि काकोरी लूट कांड किस तारीख को हुआ था। तो कमेंट करके यदि आपको पता हो तो एक काकोरी लूट कांड को लेकर के, और एक जीके छोड़ा गया है कि सितंबर के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता को लेकर। इस दो प्रश्नों का पहले आप जवाब दें, फिर इतिहास को आगे बढ़ाया जाएगा। प्रवीण क्लियर नहीं दिख रहा है, फिर से समस्या है। रुक्मिनी, नीरज कुमार, फिर से वीडियो प्रॉब्लम है। कपिल, गुड इवनिंग। शायद अब ठीक हो गया होगा। आज गर्मी के कारण लगता है कि मोबाइल भी काम नहीं ठीक से कर रहा है। आंसर अब तक किसी का भी नहीं आया है। तो यहां से कांग्रेस के सेशन को लेकर के 3 पॉइंट आप याद रख लें, जो कि आपको हमेशा याद ही हो जाएगा आज के बाद से। तो कांग्रेस का 3 लगातार सेशन आप यहां याद रख लीजिएगा। 1922, 3 नहीं 4 याद हो जाएगा आपको। 1922, 1923, 1924 और 1925। ये कांग्रेस का 4 सेशन है, और इन चारों ही सेशन के ऊपर सवाल बनता है हमारा। आदिया खान का कुछ आंसर आता है। प्रवीण कह रहे कि अब ठीक है, चलिए अब ठीक है तो आगे चला जाए। तो यहां से देखिए, ध्यान रखना है 1922 अर्थात चौरी चौरा कांड वाला याद रखना है। 23, 24 और 25 ये 4 लगातार बैठक याद कर ले हम। तो 4 बैठक में याद रखना है। 1922 का जो बैठक हुआ था वो ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। 1922 वाला कहां हुआ था? दिसंबर में गया में हुआ था। शायद दिखाई नहीं पड़ रहा है। अच्छा, उन्नीस सौ 24, 1925 और 22 से चलते हैं। 1922, 1923, 24 और 1925। अब साफ साफ दिख रहा है। चलिए, 22 वाला जो सेशन हुआ था ये याद रखना गया में हुआ था। 23 वाला जो यहां पे क्लियर है दिल्ली में। 24 वाला यहां क्लियर है बेलगांव में। और
25 वाला याद रखना है कानपुर। 1922 का जो अधिवेशन हुआ था वह गया में हुआ था। साक्षी चौहान, प्रियेंदु शर्मा, लता कुमारी, मुकेश कुमार, रुक्मिणी बा। तो इस 9 अगस्त से एक का जवाब आ गया कि काकोरी जो लूटकांड हुआ था वो 9 अगस्त को हुआ था। अब सवाल कैसे पूछता है वो याद रखिएगा। सवाल देता है कि निम्न में से वह कौन सी दो घटना है या इतिहास की वह कौन सी दो घटना है जो 9 अगस्त के दिन ही घटित हुई थी। सवाल को थोड़ा ट्विस्ट ऐसे कर देता है। दलाई लामा कह रहे हैं कि 22 में गया, ठीक है। 24 25 तो बता रहा है, बिल्कुल सही है। तो आप बताइए कि 9 अगस्त में इतिहास में ऐसी कौन सी दो घटना, एक घटना तो काकोरी का लूटकांड है, दूसरी कौन सी ऐसी घटना है जो 9 अगस्त को ही घटित हुई थी और इसके ऊपर सवाल पूछता है मूलतः। आगे आते हैं। तो 1922 का जो गया अधिवेशन हुआ था, इसकी गया में हुआ अध्यक्ष कौन था? CR दास। ये क्लियर है। 23 में दिल्ली में जो अधिवेशन हुआ था इसका जवाब अब तक किसी के द्वारा नहीं आया है और यहां से दो सवाल निकलता है। इसका सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट कौन था? सबसे युवा अध्यक्ष कांग्रेस का कौन था? यदि इस सवाल का जवाब पता होगा आपको तो 23 का अध्यक्ष भी आपको मिल जाएगा। यदि किसी को पता हो तो कमेंट करके बताइए। योगेश जी का तो आंसर आ रहा है, बिल्कुल। कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष कौन था? किसी का जवाब अभी तक नहीं आ रहा है। चलिए, रुक्मिणी का जवाब आ चुका है, ठीक है। तो यहां से दो सवाल याद रखना है। गया वाले की अध्यक्षता CR दास के द्वारा, दिल्ली अधिवेशन मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा, और यह कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष भी हैं। बेलगांव तो पता ही है, महात्मा गांधी के द्वारा, और कानपुर याद करना है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू के द्वारा, और यह कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्षा है। और 1917 में पढ़ा गया था कि जब कोलकाता में अधिवेशन हुआ था तो इसमें एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा बनी थी कोलकाता अधिवेशन में। तो कांग्रेस का जितना भी बैठक हुआ होगा इस इतिहास के जरिए ही हम लोग बहुत कुछ याद कर लेंगे। तो अभी याद होगा आपको, तो पहले भी आप पढ़ चुके हैं कि 1905 वाला अधिवेशन, 1906 का अधिवेशन और 1907 का अधिवेशन, 3 अधिवेशन तो पहले भी हो चुका है। 5 वाला, और इसका याद है बकस, अर्थात यह 5 वाला कहां था? बनारस में। 6 वाला कोलकाता में और 7 वाला सूरत में हुआ था। और 22, 23, 24, 25 ऐसे याद हो गया। उसके अलावा 1916 लखनऊ पैक्ट जब हो रहा था तो लखनऊ पैक्ट के समय का भी हो चुका है कि 16 का जो लखनऊ बैठक हुआ था उसका अध्यक्ष कौन था, यह भी क्लियर हो चुका है। और अभी आज 1922, 23, 24, 25 क्लियर हो चुका। तो इस तरह से 4, 3, 7, 1, 8 सालों में को 8 बार कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना इसकी जानकारी अब तक मिल चुकी है। और ऐसे करके ही हमें याद होगा। ऐसा नहीं कि कांग्रेस का सारा अधिवेशन लगातार लाइन से लिख लिया जाए और उसे एक बार रटा जाए। रटने से चीजें याद नहीं होगी, करेक्ट करने से, लिख करने से चीजों को याद रखना आसान हो जाता है। अब आगे चलते हैं। तो 24 तक का सारा इतिहास हो चुका है। 25 में का कोई षड्यंत्र होता है, यहां तक कुछ खास घटनाएं नहीं घटित होगी। अब यहां से 1927 के आगे चलेंगे। एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब यहां
चूंकि अभी पढ़ना बाकी है, हमें 1919 का अधिनियम पढ़ाएंगे आपको अभी, क्योंकि मूलतः तो पॉलिटिकल साइंस पे जाना है हमें, किंतु एक पृष्ठभूमि ऐसी तैयार हो जाए ताकि चीजों को समझना आसान हो। इसी के लिए इस इतिहास के जरिए हम लोग पॉलिटी की तरफ बढ़ेंगे। तो समझ को विकसित करने के लिए ऐसा किया जा रहा है ताकि हमारा इतिहास भी क्लियर हो जाए, और पॉलिटी जब पढ़ाई करेंगे तो उसका कॉन्सेप्ट भी आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो 1919 का जो अधिनियम लाया गया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तौर पर, तो इस अधिनियम में एक बात कही गई थी कि 10-10 सालों पर हम एक कमेटी का गठन करेंगे, और उस कमेटी का यह काम होगा कि जो भी अधिनियम लाया गया था पिछला अधिनियम, उस अधिनियम की जांच किया करेगा यह। तो 1919 के बाद जो एक अगला अधिनियम जो कमेटी बनानी थी वह 1929 में बनाई जानी थी। लेकिन जैसा कि 1919 में ही आप देख रहे होंगे, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन और स्वराज पार्टी जब एक्टिव हो चुकी थी, तो स्वराज इन सारी घटनाओं को देखते हुए अंग्रेज इतने घबरा चुके थे कि जो कमेटी 29 में बननी चाहिए थी, उस कमेटी को इन लोगों ने 2 साल पहले ही बना डाला। तो यहां से पॉइंट निकलता है, उस महीना था नवंबर का और साल है 1927 का। शायद साफ साफ दिखाई पड़ रहा होगा आप लोग को। गर्मी बहुत ज्यादा है। एम राजवीर कर रही है, सालू भी कर रही है, साक्षी चौहान भी कर रहे हैं, विनोद प्रजापति बिल्कुल सही है आपका। अमन कर रही है क्या हो रहा है, ये लॉकडाउन हो रहा है, लॉकडाउन में स्क्रीन थोड़ा थोड़ा लॉक हो रहा है। चलिए कोई नहीं, हम इंसान हैं, समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए हमें। चलिए रुक्मणी भी सब कर रही है, ठीक है, सालू भी कर रही है, ठीक है, विनोद जी सबका सही आ रहा है। चलिए, तो 1919 के अधिनियम के बाद जो बातें कही गई थी कि अगले 10-10 सालों पर एक कमेटी बनाई जाएगी, और उस कमेटी का काम हुआ करेगा कि पिछले अधिनियम की जांच करना और अंग्रेजों को यह सलाह देना कि इसमें और किस सुधार की आवश्यकता है। नीरज भी कर रहे हैं कि ठीक है, चलिए ठीक है। तो जो कमेटी 29 में बननी थी वह 2 साल पहले 27 में ही कमेटी बना दी गई, और इसी का नाम था साइमन कमीशन। तो सवाल पूछे कि साइमन कमीशन का ध्यान रखना कि जो ये डेट है यह गठन का है। कहां गठन किया गया? लंदन में किया गया। अर्थात इंग्लैंड में साइमन कमीशन का गठन नवंबर 1927 में किया गया, और अगले साल फरवरी 1928 में इस कमीशन को भारत भेजा गया, और सबसे पहली बार भारत में यह मुंबई पहुंची। फरवरी 1928 को साइमन कमीशन का आगमन होता है मुंबई में। अब यहां से सवाल 2-3 सवाल पूछता है। एक, साइमन कमीशन का गठन पूछे नवंबर 1927, साइमन कमीशन का आगमन पूछे फरवरी 1928 मुंबई। दूसरा, साइमन कमीशन बनाया क्यों गया था? तो इसके पीछे के लॉजिक को हम लोग जब पॉलिटी चालू करेंगे तो फिर विस्तृत समझेंगे। फिलहाल यहां से याद रखना है कि 1922 में गांधी जी का एक स्टेटमेंट आया हुआ था, और इस स्टेटमेंट में गांधी जी ने कहा था कि भारत का जो भी संविधान बनेगा वह संविधान केवल भारतीयों के द्वारा ही बनेगा। और इस पॉइंट को आप बिल्कुल याद रखिए। 1922 का जो गांधी का स्टेटमेंट था कि भारत का संविधान केवल भारतीयों के द्वारा ही बनाया जाएगा, 22 में कहा गया था। अब अंग्रेजों को यह लग चुका था कि असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन या अन्य जो भी आंदोलन हो रहे हैं, अब उन आंदोलनों को दबाना होगा, तो भारतीयों के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। और उसी कुछ के लिए कहा गया था कि संविधान मूलतः याद रखिए आप, कि संविधान निर्माण के लिए इंग्लैंड की सरकार ने साइमन की अध्यक्षता में, और ये 7 लोगों की एक कमीशन तैयार रखी है, संख्या 7 लोगों वाली एक साइमन कमीशन को इंडिया भेजा गया। और इस साइमन कमीशन में एक नाम याद रखना है जो आगे चलकर भारत में बड़ा काम करेगा, वो था क्लीमेंट एटली, जो कि आगे आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का नाम पूछता है, क्लीमेंट एटली साहब भी थे। तो क्लीमेंट एटली भी साइमन कमीशन के साथ भारत आए थे। फरवरी में जब कमीशन भारत आता है
तो इसका यहाँ विरोध, स्वागत ना करके इंडियन के द्वारा इसका, भारतीय इसका विरोध करते हैं। विरोध करने के पीछे का लॉजिक क्या था? तो एक गांधी का स्टेटमेंट याद आ जाएगा कि 1922 का जो गांधी का स्टेटमेंट था कि भारत का संविधान केवल भारतीयों के द्वारा बनाया जाएगा। और साइमन कमीशन में जो 7 लोग आते हैं और इनका मुख्य काम क्या था? संविधान निर्माण करेंगे हम भारतीयों के लिए। और ये 7 के 7 लोग होते कौन हैं? तो 7 के 7 लोग होते हैं अंग्रेज। अब इस गांधी के स्टेटमेंट के ठीक उल्टा काम हो रहा है, और चूंकि इस साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं थे, इसी बात को लेकर के जब यह मुंबई आगमन होता है तो इनका विरोध किया जाता है 28 में, याद रखिए। और 28 में जब विरोध होता है, इस विरोध में एक नेता है जिसका, जो कि लाल बाल पाल में से एक प्रमुख नेता है। अब लाल बाल पाल याद होगा ही आपको, लाल बाल और पाल, इसमें से बाल गंगाधर तिलक सबसे प्रमुख थे, जो कि 1 अगस्त 1920 को जिनकी मृत्यु हो चुकी है। अब इस मुंबई वाले में याद रखना, इस साइमन कमीशन के विरोध में इसी लाल बाल पाल में से लाल अर्थात लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय इसका विरोध करते हैं। और लाला लाजपत राय के ऊपर अंग्रेजों के द्वारा लाठी चार्ज किया जाता है। और इसी लाठी चार्ज का परिणाम यह निकलता है कि नवंबर 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। अर्थात 1920 में लाल बाल पाल में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु होती है, और 28 नवंबर 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। अब इसके बाद जो विरोध है वो काफी उग्र हो जाता है, और साइमन कमीशन का जब विरोध किया जाता है तो विरोध करने के बाद अंग्रेजों को यह गुस्सा इस बात का आता है कि एक तो हम तुम्हारे लिए संविधान निर्माण के लिए कमीशन भेज रहे हैं, और दूसरी तरफ तुम उस कमीशन का विरोध कर रहे हो, बहिष्कार कर रहे हो। तो यहां पर एक नाम आप याद रखिए, नाम था बर्केनहेड। उस वक्त ये भारत सचिव थे। तो बर्केनहेड ने भारतीयों को एक चुनौती दिया। ये ध्यान, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भारतीयों को चैलेंज किया कि यदि किसी भी भारतीय नेताओं में इतना दम है तो तुम हमारे संविधान निर्माण के लिए जो कमेटी भेजी गई थी, तुम उसका विरोध कर रहे हो कि संविधान हम बनाएंगे, तो हम तुम्हें चैलेंज करते हैं, चुनौती देते हैं कि यदि तुम्हें दम है तो तुम भारत के लिए एक संविधान बनाकर हमें दिखाओ। फरवरी 28 में आगमन विरोध हुआ और यह चुनौती बर्केनहेड के द्वारा दिया गया। इस चुनौती को भारतीय स्वीकार करते हैं, और चुनौती स्वीकार करने के बाद 9 लोगों की एक, यहां याद रखना है साइमन कमीशन में 7 लोग आए थे, इस बार 9 लोगों की एक समिति बनाई जाती है। और इस समिति का जो अध्यक्ष होता है वह मोतीलाल नेहरू को बनाया जाता है। और मोतीलाल नेहरू इन 9 लोगों वाली समिति के सलाह पर यह कहा जा सकता है कि इनके सहयोग से, साल याद रखना है अगस्त का महीना था, और साल तो 1928 ही होगा जो चल रहा है जब साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। तो अगस्त महीने में 1928 में नेहरू एक रिपोर्ट लाते हैं, और इसी का नाम पड़ता है नेहरू रिपोर्ट। तो सवाल पूछे कि नेहरू रिपोर्ट किसके खिलाफ लाया गया था? साइमन कमीशन के खिलाफ लाया गया था। किसके बोलने पर लाया गया था? तो बर्केनहेड के द्वारा चुनौती दी जाने के बाद 9 लोगों की समिति बनाई जाती है, मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष होते हैं, और अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित हो जाती है। अब नेहरू रिपोर्ट जब लाई जाती है तो नेहरू रिपोर्ट के बाद देखा जाता है कि कांग्रेस में भी इस रिपोर्ट को लेकर के दो धड़ हो गया था। कुछ इसको सपोर्ट कर रहे थे और कुछ इसके विरोधी हो गए थे। तो एक तो कांग्रेस 2 भागों में खुद इसको लेकर बट गई। वही दूसरी तरफ एक जिन्ना का तो नाम सुना ही होगा, मोहम्मद अली जिन्ना को ऐसा लगता है कि नेहरू रिपोर्ट हमारे खिलाफ लाया गया है, अर्थात मुस्लिमों का इस रिपोर्ट में कुछ भला होने वाला नहीं है। और इसी को लेकर के
नेहरू रिपोर्ट के 6 महीने बाद याद रखना है आपको। तो अगस्त हुआ तो इसके बाद आप 6 महीना जोड़ेंगे तो सितंबर अक्टूबर, अर्थात सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, फरवरी के ठीक बाद आता है मार्च, 28 के बाद आता है 1929। मार्च 1929 में अब इस नेहरू रिपोर्ट के अगेंस्ट मोहम्मद अली जिन्ना एक अपनी डिमांड रखते हैं अंग्रेजों के समक्ष, और इसे कहा जाता है जिन्ना का 14 सूत्री मांग। पुनः एक बात ध्यान रखें, नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का गठन इंग्लैंड में किया जाता है। 7 लोगों वाली जो कमीशन है फरवरी 1928 में मुंबई पहुंचती है। इस कमीशन में एक भी भारतीय नहीं होने की वजह से इसका विरोध किया जाता है। लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज की जाती है और नवंबर 1928 में इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर साइमन कमीशन जब असफल होता है तो बर्किनहेड के द्वारा भारतीयों को चुनौती दी जाती है, और बर्किनहेड की चुनौती पर कहा जाए या साइमन कमीशन के विरोध में क्या लाया जाता है, नेहरू रिपोर्ट लाया जाता है। और नेहरू रिपोर्ट के अगेंस्ट क्या लाया जाता है, जिन्ना का 14 सूत्री मांग लाया जाता है मार्च 1929। तो साइमन कमीशन के विरोध में नेहरू रिपोर्ट और नेहरू रिपोर्ट के विरोध में 14 सूत्री मांग। अब ये एक लिंक हुआ। दूसरा लिंक कैसे देखना है, जब नेहरू रिपोर्ट लाया गया था अगस्त 1928 में, तो कांग्रेस के बहुत सारे लोग ऐसे थे जो खुश नहीं थे इस रिपोर्ट से, क्योंकि इसमें जो डिमांड रखी गई थी उसको इतिहास में देखेंगे या फिर आगे चलकर देखा जाएगा। तो इसमें कांग्रेस 2 भागों में बट गई थी। तो नेहरू रिपोर्ट में जो कांग्रेस के नेता थे उन लोगों ने मोतीलाल नेहरू वाली इस रिपोर्ट को कहा कि ठीक है, हम आपको 1 साल का मौका देते हैं, और 1 साल के मौका के बाद यदि आप जो रिपोर्ट लाए हुए यदि अंग्रेज इसको स्वीकार कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हम दूसरी तरह से फिर आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। अब नेहरू रिपोर्ट पर एक जो महत्वपूर्ण जी के सवाल बन जाता है, यह बनता है कि इसे भारतीय संविधान का नीला पत्र कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, भारतीय संविधान का नीला पत्र कहा जाता है। विनोद प्रजापति जी बता रहे हैं इंग्लैंड में साइमन कमेटी का गठन, ठीक है 3 फरवरी, चूंकि हम डेट केवल वही जिक्र कर रहे हैं जो तारीख अभी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिक तारीख लिखने पर आप कंफ्यूज ना हो जाए, तो पहले कॉन्सेप्ट एक बार डेवलप हो जाएगा तो फिर तारीख तो याद हो ही जाएगा। चलते हैं आगे। तो नेहरू रिपोर्ट को क्या कहा गया, भारतीय संविधान का नीला पत्र। इसी को इंग्लिश में कहा जाए तो ब्लूप्रिंट, और यह बहुत सारे परीक्षा में पूछा गया है कि भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है। तो यही वह रिपोर्ट था जो कि भारतीयों के द्वारा पहला प्रयास किया गया था संविधान निर्माण को लेकर। इसकी चर्चा पुनः आगे हम लोग करेंगे। अब नेहरू रिपोर्ट में कहा गया कि आपको 1 साल का वक्त दिया जाता है, और 1 साल का मतलब इनको डेडलाइन दिया गया था 31 दिसंबर का, याद रखिएगा यहां से आप 31 दिसंबर, और 1928 में रिपोर्ट आई है, तो साल क्या हो जाएगा 1 साल के बाद 1929, कि यदि 31 दिसंबर 1929 तक अंग्रेज आपकी बात सुन लेते हैं तो ठीक, नहीं तो हम नए सिरे से आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। तो यहां तक क्लियर हो गया कि नेहरू रिपोर्ट का 1 साल का क्या हो गया 31 दिसंबर 1929। अब आगे चलते हैं कि 29 में क्या क्या हुआ था। अब साल हमारे सामने 1929 का। अब 1929 में डेडलाइन आप याद रखना कि डेडलाइन क्या दिया गया कि 31 दिसंबर तक का आपका डेडलाइन है, नेहरू रिपोर्ट को दिया गया था। और 29 में ही याद रखना है
कि यहाँ पर कुछ छोटी मोटी ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई गई थी, तो ऑल पार्टी मीटिंग को देखेंगे बाद में हम लोग। 1929 में एक बड़ा बदलाव यह होता है कि मई का महीना था, और मई 1929 में जब इंग्लैंड में चुनाव कराया जाता है तो वहां पर एक नई पार्टी सत्ता में आती है, और उस पार्टी का नाम था लेबर पार्टी। भारत की आजादी के समय भी लेबर पार्टी की सरकार थी। 1857 के सिपाही विद्रोह के समय भी लेबर पार्टी की ही सरकार थी। आनंद जी कह रहे हैं कि ब्लू प्रिंट तो 1935 के अधिनियम को भी कहा जाता है। ये भी नहीं लगाना है, उसको ब्लू प्रिंट नहीं कहा जाता है, बल्कि अधिकांश चीजें 1935 के अधिनियम से ली गई है। लेकिन यदि आपसे पूछता है कि भारतीय संविधान का ब्लू प्रिंट किसे कहा जाता है, तो आप नेहरू रिपोर्ट को ही टिक करेंगे। चलते हैं आगे। तो लेबर पार्टी की सरकार आती है मई, और जून में ही याद रखना, अगले ही महीने में 29 में ही लेबर पार्टी के एक प्रधानमंत्री बनते हैं, और इनका नाम है रैमजे मैकडोनाल्ड। जितनी भी चीजें आपको बताई जा रही है, यह सारा बेस तैयार करेगा। यदि एक बार बेस तैयार हो गया तो फिर घटनाओं को रफ्तार पकड़ाने में लेट नहीं लगेगा। मई 1929 में चुनाव होता है इंग्लैंड में। इस चुनाव में लेबर पार्टी जीत जाती है, और लेबर पार्टी वाले ही रैमजे मैकडोनाल्ड जून 1929 में वहां के पीएम बनते हैं, याद रखना है। और यह जून 1929 से लेकर याद रखना है 1935, महीना याद करना हो तो जून ही याद रख लीजिएगा। जून 1929 से जून 1935 तक इंग्लैंड का पीएम का नाम पूछे तो क्या होगा? रैमजे मैकडोनाल्ड ही नाम होगा। इसके सारे क्या याद होता है? तो इसका सवाल यह पूछ लेता है कि जब आगे हम लोग पढ़ेंगे आरटीसी के बारे में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या गोलमेज सम्मेलन, तो सवाल पूछता है कि पहले गोलमेज सम्मेलन के समय या दूसरे के समय या तीसरे के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री का नाम, तो सारे में एक ही आंसर आएगा, रैमजे मैकडोनाल्ड, क्योंकि जून 1929 से जून 1935 तक ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रहेंगे। तो यह बहुत सारे सवालों का जवाब दे जाता है, केवल एक कार्यकाल याद रख लिया जाए तो। अब आगे आते हैं। जब रैमजे मैकडोनाल्ड जब प्रधानमंत्री बनते हैं इंग्लैंड के, तो भारत को लेकर के कड़ा रुख अपनाते हैं, और उस वक्त एक नाम आपको याद होगा, भारत का गवर्नर जनरल हुआ करते थे लॉर्ड इरविन साहब, जो 1926 से 1931 तक भारत के गवर्नर रहेंगे। तो 26 से 31 तक रहेंगे, इसी बीच चुनाव किया गया, और रैमजे मैकडोनाल्ड इनको इंग्लैंड बुलाते हैं, और इंग्लैंड बुलाने के बाद जब इनकी एक घोषणा हुई थी कि हम भारत को चाहते हैं कि एक अपना अधिराज्य बना लें, यानी अपने कंट्रोल में लेना, और इन्हीं के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों को इरविन जब भारत आता है, तो महीना याद रखना है 1929 में ही अक्टूबर का महीना होगा। अक्टूबर 1929 में लॉर्ड इरविन इंडिया आता है, और इंडिया आने के बाद यहाँ के नेताओं के समक्ष कुछ डिमांड रखता है। उस डिमांड में जो एक प्रमुख बात है वो है कि 1917 में 20 अगस्त को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो देखा गया था, तो मॉन्टेग्यू के द्वारा एक घोषणा किया गया था 17 में कि हम भारत में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करेंगे। इसी बात को अक्टूबर 1929 में इरविन के द्वारा रिपीट किया गया कि अब हम भारतीयों के डिमांड के प्रति काफी सजग हैं, और आपकी डिमांड को मानने को हम तैयार हैं। यह अक्टूबर 1929 में ऐसी घोषणा करते हैं, और दिसंबर यानी अक्टूबर के बाद नवंबर पुनः दिसंबर 1929 में इस इरविन से गांधी मुलाकात करते हैं, और गांधी मुलाकात करके इरविन से पूछते हैं कि क्या सच में आप भारतीयों के संविधान निर्माण के लिए आप जागरूक हैं, क्या ऐसा करेंगे? तो लॉर्ड इरविन के द्वारा कोई खास जवाब इन्हें नहीं दिया जाता है, जिसका परिणाम यह होता है कि अक्टूबर के बाद दिसंबर आप देख रहे हैं, और यह लगभग 22 या 23 दिसंबर का था जब गांधी की मुलाकात इरविन से हुई थी।
और इसी दिसंबर में आप याद होगा तो 31 दिसंबर 1929 का डेडलाइन पूरा होने वाला है। तो जब 31 दिसंबर 1929 तक यहाँ इरविन के द्वारा कोई रिस्पॉन्स दिया नहीं गया गांधी को और नेहरू रिपोर्ट को लागू करने की तरफ कुछ भी प्रयास नहीं किया गया जब अंग्रेजों के द्वारा, तो 31 दिसंबर 1929 को यह फैसला हो गया कि डेडलाइन हमारा खत्म हो चुका है, किसका, नेहरू रिपोर्ट का। और इसी 31 दिसंबर 1929 को तब कांग्रेस का एक सेशन होता है लाहौर में। जैसा हम सभी को पता है कि लाहौर रावी नदी के तट पर बसा हुआ है। तो 1929 में दिसंबर महीने में तारीख याद रखना, 31 दिसंबर को लाहौर अधिवेशन बुलाया जाता है और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू को दी जाती है। और यहां से बीएसएससी में एक सवाल पूछा गया था यही से कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष कब बनाए गए थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू याद रखना है कि लाहौर अधिवेशन 1929 में कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बनाए गए थे। इसके पहले इनके पिता मोतीलाल नेहरू का वर्चस्व हुआ करता था। अब लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 और चूंकि रात 12 बजे का समय था और रात 12 बजे इस रावी नदी के तट पर झंडा फहराया गया और झंडा फहराने के बाद चूंकि रात 12 बजे को कहीं भी किसी को लिखेगा आपको 1 जनवरी भी लिख देगा 1930 भी। तो रात 12 बजे बहुत महत्वपूर्ण है। रात 12 बजे 31 दिसंबर को लाहौर में रावी नदी के तट पर झंडा फहराया गया और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की जा रही थी। और इसी अधिवेशन में सुबह 1 जनवरी के बाद 2 जनवरी को एक फैसला लिया गया कि जनवरी महीने में ही 26 जनवरी का जब दिन आएगा तो 26 जनवरी से हम लोग प्रत्येक साल स्वतंत्रता दिवस मनाया करेंगे। तो इस लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, ऐसा एक विधेयक प्रस्ताव लाया गया। तो उस प्रस्ताव को पास किया गया और इसी प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1929 को 26 जनवरी 1930 आ चुका है। 26 जनवरी 1930 को भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया जाता है और पूरे भारत में यह धूमधाम से मनाया जाता है 26 जनवरी 1930 को। अब यहां से फिर कहानी चेंज होगा क्योंकि 30 आ चुका है और 30 के बाद याद रखना है कि अब 1930 में ही आरटीसी भी हमारा होने वाला है। और इसी 30 में अब तक एक चीज और यहां याद रखने वाला होगा कि 1929 से लेकर 33 तक जो विश्व था वह महामंदी के दौर से गुजर रहा था और महामंदी के दौर में चीजें काफी महंगी हो चुकी थी। तो इन सारे परिदृश्य में 1930 के बाद और अंग्रेजों के द्वारा एक काम और किया गया था कि अंग्रेज उस वक्त भारतीयों के द्वारा नमक बनाने पर रोक लगा चुके हैं। इस नमक कानून को लेकर महामंदी के दौर में जो चीजें महंगी हो रही थी उनको लेकर के गांधी के द्वारा एक बड़ा कदम उठाया जाएगा और यहां से फिर एक नई दिशा क्रांति को मिल जाएगी जो कि साइमन कमीशन के बाद थोड़ी धीमी पड़ गई थी। तो यहां से पुनः अगले क्लास में इसी 26 जनवरी 1930 के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक बार पूरी क्लास की चर्चा को रिकॉल कर लिया जाए तो कहानी कुछ ऐसा बना कि 1922 में चौरी चौरा कांड होता है 5 फरवरी को। 7 दिन बाद याद होगा तो उसे बंद कर लिया जाता है और मार्च 1922 में गांधी अरेस्ट होते हैं। 23 में स्वराज पार्टी बना दी जाती है और वहां से फिर स्वराज पार्टी के द्वारा चुनाव के मुद्दे को लेकर जब कांग्रेस 2 भागों में बढ़ती है तो 23 में दिल्ली में एक विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है और उसके बाद फिर 24 में गांधी को जेल से छोड़ दिया जाता है। गांधी बेलगाम अधिवेशन में अध्यक्षता करते हैं और गांधी के बाद अध्यक्षता करने के बाद मामला फिर शांत पड़ जाता है और पुनः नवंबर 1927 में साइमन कमीशन के गठन और फरवरी 1928 में साइमन कमीशन के भारत आगमन के बाद पुनः क्रांति रफ्तार पकड़ती है और फिर 30 में नमक कानून और महामंदी के दौर के कारण जो
मूल्य वृद्धि होगा और किसानों या बड़े बड़े नेताओं को जो गिरफ्तार करेंगे अंग्रेज, इसके बाद क्रांति और भी रफ्तार पकड़ेगी। और ये हमारा आगे का जो दौर होगा वो अगले क्लास में यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। आज का एक सवाल आपके लिए छोड़ दिया जाता है। सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण सवाल यह रहेगा कि नमक दांडी यात्रा जो किया गया था गांधी जी के द्वारा, तो दांडी यात्रा के बाद गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था। तो सवाल यही आपके लिए होगा कि दांडी यात्रा के बाद गांधी जी को किस तारीख को और कब गिरफ्तार किया गया था। इसका जवाब कमेंट में देंगे, यही से फिर कहानी को आगे बढ़ाया जाएगा। तब तक आप घरों में रहें, सुरक्षित रहें। आप सबों का धन्यवाद। गुड नाइट।